नमस्कार। अक्सर हम सब न्यूज़ में सुनते हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। पर कभी सोचा है कि इस एक लाइन का मतलब क्या है? आज हम उसी एक जादुई नंबर को समझने की कोशिश करेंगे, जीडीपी, जो असल में हमारी नौकरियों से लेकर हमारी इनकम और हमारे फ्यूचर तक सब पर असर डालता है। सोचकर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी देश की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बस एक स्नैपशॉट मिल जाए? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट असल में यही करने की एक कोशिश है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है एक बहुत बड़ी आर्थिक तस्वीर को सिर्फ एक नंबर में समेटने का। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साल के अंदर देश की सीमाओं के भीतर बनी हर एक चीज और दी गई हर एक सर्विस की टोटल मार्केट वैल्यू है। मतलब कारों से लेकर कॉफी तक, सॉफ्टवेयर से लेकर डॉक्टर की सलाह तक, सब कुछ, वाकई में सब कुछ इसमें शामिल है। और जब हम कह रहे हैं हर चीज, तो इसका मतलब सच में हर चीज है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है। इसमें वो कार भी है जो सड़क पर दौड़ रही है, हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी है, डॉक्टर की दी हुई सर्विस, और हाँ, चाय के साथ जो बिस्किट खाते हैं ना, वो भी इसमें गिना जाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक कार बनी, तो क्या हम उसमें लगे स्टील, टायर और फिर पूरी कार, इन सबको अलग अलग गिनेंगे? अरे अगर ऐसा किया तो एक ही चीज की वैल्यू को हम बार बार गिन रहे होंगे, है ना? तो सवाल ये है कि इस डबल काउंटिंग से बचा कैसे जाए। और यहीं पर जीडीपी का सबसे ज़रूरी गोल्डन रूल सामने आता है। एक ऐसा नियम जो इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। चलिए समझते हैं इसे। तो ये है जीडीपी की ऑफिशियल डेफिनेशन, और इसमें जो सबसे सबसे ज़रूरी शब्द है वो है अंतिम या फाइनल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सिर्फ उस प्रोडक्ट को गिनते हैं जो सीधा कस्टमर के इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार है। चलिए इसको एक मज़ेदार उदाहरण से समझते हैं। बिस्कुट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक किसान ने 20 रुपए का गेहूं उगाया, ठीक है? फिर मिल वाले ने उसे पीसा और 25 रुपए का आटा बना दिया। लेकिन जब बेकरी ने उस आटे से बिस्कुट बनाए जिनकी फाइनल वैल्यू है 300 रुपए, तो जरा सोचिए, उस 300 रुपए में आटे और गेहूं की कीमत तो पहले से ही जुड़ी हुई है ना? तो पॉइंट ये है कि अगर हम गेहूं, आटा और बिस्कुट तीनों को जोड़ देते तो हम एक ही वैल्यू को कई बार गिन लेते। इसीलिए जीडीपी सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी 300 रुपए के बिस्कुट को ही अपनी गिनती में शामिल करता है। बस। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है जिसे लेकर अक्सर कन्फ्यूजन होता है। जीडीपी ये मापता है कि एक देश एक साल में क्या बनाता है, ये नहीं कि क्या बिकता है। मतलब अगर कोई कार 2025 में बनकर तैयार हो गई तो वो 2025 के जीडीपी में ही गिनी जाएगी, भले ही वो बिके 2026 में। अब मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। पता है, इकोनॉमिस्ट्स के पास इस एक फाइनल नंबर तक पहुंचने के लिए एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग रास्ते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ही केक को बनाने की 3 अलग-अलग रेसिपीज हों। चलिए देखते हैं इन्हें। तो पहला तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड यानी खर्च का तरीका। ये देखता है कि देश में सब लोगों ने और सरकार ने मिलकर कुल कितना खर्च किया। दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। ये प्रोडक्शन के हर स्टेप पर जो वैल्यू बढ़ती है उसे जोड़ता है। और तीसरा है इनकम मेथड। ये देखता है कि चीज़ें बनाने से देश में सबकी टोटल कमाई कितनी हुई। अब थ्योरी में तो इन तीनों तरीकों से जवाब बिल्कुल सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी एक साइकिल की तरह है। किसी एक का खर्चा किसी दूसरे की इनकम होता है। सिंपल। लेकिन असली दुनिया में हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना तो लगभग नामुमकिन है ना? जरा सोचिए उन छोटे छोटे बिजनेस के बारे में या कैश में होने वाले लेन देन के बारे में जिनका कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं होता। इसी वजह से इन तीनों तरीकों के जवाब में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, जिसे बाद में स्टैटिस्टिशियंस एडजस्ट करते हैं। चलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। क्या जीडीपी का बढ़ता हुआ नंबर हमेशा एक अच्छी खबर है? जरूरी नहीं, क्योंकि कभी-कभी सिर्फ बढ़ती हुई कीमतें भी ग्रोथ का एक धोखा, एक इल्यूजन पैदा कर सकते हैं। इसको प्याज के एक जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पहले साल देश में 5 किलो प्याज का प्रोडक्शन हुआ 20 रुपए किलो के भाव पर, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? 100 रुपए। अब अगले साल क्या हुआ? प्रोडक्शन धड़ाम से गिरकर सिर्फ 1 किलो रह गया, लेकिन कीमतें आसमान पर पहुंच गईं और प्याज हो गया 100 रुपए किलो।
तो टोटल वैल्यू तो अब भी 100 रुपए है, पर क्या इकोनॉमी सच में बढ़ी है? बिल्कुल नहीं, प्रोडक्शन तो बुरी तरह से घट गया है। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स 2 तरह की जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। एक है नॉमिनल जीडीपी, जो करंट साल की कीमतों पर कैलकुलेट होती है। जैसा हमने देखा, ये महंगाई की वजह से गुमराह कर सकती है। और दूसरी है रियल जीडीपी। ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन के असर को हटा देती है और हमें ग्रोथ की असली साफ सुथरी तस्वीर दिखाती है। तो जीडीपी एक बहुत पावरफुल स्नैपशॉट तो है, लेकिन किसी भी फोटो की तरह ये पूरी कहानी नहीं बताता। ये हमें ये तो बताता है कि देश के अंदर क्या बन रहा है, पर ये नहीं बताता कि इसे बना कौन रहा है। और यहीं पर हम जीडीपी और एक और मेजरमेंट जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम के बीच का बड़ा फर्क समझते हैं। इसको सिंपल तरीके से ऐसे सोच सकते हैं, जीडीपी पूछता है ये चीज बनी कहाँ थी, जबकि जीएनआई पूछता है इसे बनाया किसने था। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई फॉरेन कार कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाकर कार बनाती है, तो वो प्रोडक्शन इंडिया की जीडीपी में गिना जाएगा, ठीक? वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंडियन सिटीजन दुबई में काम करके अपनी कमाई घर इंडिया भेजता है, तो वो पैसा इंडिया के जीएनआई का हिस्सा होगा, जीडीपी का नहीं। देखिए, इकोनॉमी कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं, वो लगातार बदलती रहती है। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जो कुछ दशक पहले थी ही नहीं। तो जाहिर है, इकोनॉमी को नापने के हमारे तरीकों को भी तो समय के साथ बदलना पड़ेगा, राइट? हमने रियल जीडीपी की बात की थी, है ना? उसकी सही कैलकुलेशन के लिए एक बेस ईयर यानी एक आधार वर्ष का इस्तेमाल होता है, और समय समय पर इस बेस ईयर को अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये इकोनॉमी में आए नए बदलावों को, जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी के आने को, ठीक से कैप्चर कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने आज़ादी के बाद से अपने जीडीपी बेस ईयर को 8 बार बदला है, और ये दिखाता है कि इन नंबर्स को सटीक रखना कितना ज़रूरी है, ताकि सरकारें और सेंट्रल बैंक सही फैसले और सही पॉलिसीज़ बना सके। तो कुल मिलाकर इन सारे टेक्निकल अपडेट्स का एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि हम इकोनॉमी की जो तस्वीर देख रहे हैं वो धुंधली न हो, बल्कि आज की असलियत को बिल्कुल साफ साफ दिखाएं। तो हमने देखा कि जीडीपी इकोनॉमिक एक्टिविटी को नापने का एक कितना पावरफुल टूल है। पर क्या यही सब कुछ है? ये नंबर हमें हमारी खुशी के बारे में नहीं बताता, न ही हमारे पर्यावरण की सेहत के बारे में या समाज में बराबरी के बारे में। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या तरक्की का पैमाना सिर्फ प्रोडक्शन होना चाहिए, या फिर वो चीज़ें भी जो हमारी जिंदगी को सच में कीमती बनाती हैं?